जी, तो क्या आप जानते हैं कि मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान कौन है? ये हैं चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। थे इसलिए कि उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने फ़ैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट थी ये कानून के मुताबिक नहीं थी, इसलिए वो अपने ओहदे से हट जाएं और जो सीनियर मोस्ट इस वक्त मेंबर हैं पीटीए के, वो आर्जी तौर पर ये चार्ज संभाल लें। फ़ैसला बड़ा है और इसको जो कंप्लेनेंट थे वो उसामा खिलजी, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, उन्होंने ये पिटिशन की थी, ये परसू किया इस केस को और आज इसका ये फ़ैसला आ गया। अब पीटीए का हम जानते हैं, आप और हम, कि हमें उनसे कोई शिकायतें भी होती हैं, उनका एक बड़ा रोल है, ये एक बड़ा अहम ओहदा है। थोड़ा इसकी तफसील लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉन टीवी के कोर्ट रिपोर्टर असद मलिक। असद, बताइएगा कि कानून के मुताबिक नहीं थी अपॉइंटमेंट, तो क्या चीदा पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये फ़ैसला आया? जी बहुत शुक्रिया। ये जो केस था ये 2023 से ये चल रहा था और इसमें मुख्तलिफ मौके कोर्ट ने दिए पीटीए को कि वो इसको जस्टिफाई करें, लेकिन जो पीटीए की जानिब से रिस्पांस वगैरह आता था, अदालत ने जो है उस पर कोई सेटिस्फाई नहीं हुई थी और इसकी जो आखिरी हेयरिंग हुई थी वो 20 अगस्त को हुई थी। उसमें मजीद वो टाइम मांग रहे थे, लेकिन अदालत ने कहा कि हम आपको मजीद टाइम नहीं दे सकते थे और उस दिन जजमेंट रिजर्व कर ली गई थी। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 20 तारीख को जब ये जजमेंट रिजर्व हुई थी तो उससे कोई 4 दिन कबल जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। उसमें जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान है, उनके जो सिंगल बेंचेस थे वो ख़त्म कर दिए थे। लेकिन चूंकि ये अदालती तातीलात होती हैं 1 सितंबर तक, तो छुट्टियों के दौरान वो अपना सिंगल बेंच कर सकते थे और उसके बाद जो है वो ये केसेस जो है वो नहीं सुन सकते थे और उनके केसेस जो है वो सारे ट्रांसफर कर दिए गए हैं आगे पीछे। ये केस जो है वो उनके पास था, तो उन्होंने 20 अगस्त को फिर इस पर जजमेंट रिजर्व कर दी थी और आज जो है वो इसको अनाउंस किया। लेकिन इसमें एक ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आज जो है वो 16 तारीख को ये जजमेंट जो है वो अनाउंस होती है, लेकिन जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है पीटीए, उनकी जानिब से अपील भी जो है वो फौरन ही कोई 1 आध घंटे में जो है वो दायर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये था कि वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये फैसला आना है और उन्होंने अपील शायद पहले से ही तैयार करके रखी थी, क्योंकि जो सरकारी इदारे होते हैं उसमें अपील फाइल करने का एक प्रोसेस होता है। आप उसका ड्राफ्ट जो है वो पहले लीगल एडवाइजर उसको अप्रूव करते हैं, लॉयर्स जो है उसको बनाते हैं, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है जिसमें चेयरमैन है वो उसको फिर अप्रूव करते हैं। तो ये कम से कम 1-1.5 हफ्ता जो है वो लग जाता है अगर बहुत ज्यादा जल्दी में भी काम करें। अदरवाइज जो अपील फाइल करने का एक महीने का से तकरीबन 1 महीने का एक वक्त होता है कि उसमें आपने अपील फाइल करनी होती है, लेकिन इतनी तेजी से जो है वो अपील फाइल बहुत हुई एफिशिएंटली और पीटीए ने अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ। तो अभी इसका मतलब है कि ये अब ज़ाहिर अपील में जाएगा, तो तब तक जनरल साहब अपने ओहदे पे रहेंगे या इस फैसले के हिसाब से वो मुअत्तल रहेंगे? देखिए अभी तो ये ऑर्डर जो था वो आज अनाउंस हुआ था, ये ट्रांसमिट होना था, वहां पे 3-4-5 दिन हफ्ता तो ऑर्डर ट्रांसमिट होने में भी लग जाते हैं। लेकिन ये इन्होंने इतनी जल्दी में जो है वो चीजें कर दी हैं। ऑर्डर जो जजमेंट जो है उसके ऊपर 16 की तारीख लिखी हुई है और ये अब यहाँ पे आ गया तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में जो है ये समाज के लिए ये मुकर्रर भी हो जाएगा और उसके बाद पहली हेयरिंग पे शायद स्टे भी मिल जाए जनरल साहब को, तो वो कहीं जा नहीं रहे, वो पीटीए में ही बस बेहतरीन मतलब अहमद वली अच्छा खुश होने की जरूरत नहीं। दूसरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हमने अखबार में पढ़ी वो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया ने एक सर्कुलर निकाला कि जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़, उनके पास हरासमेंट का एक केस लगा हुआ था ईमान मज़ारी का, उसकी दरख्वास्त की समाअत से उसे रोक दिया और उस पर उन्होंने साथी जजों की एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी कायम की थी। तो ये ज़िम्मेदारी बहरहाल फैसले के मुताबिक जस्टिस इनाम अमीन मिनहास को सुपुर्द कर दी गई है। तो ये क्या है? ईमान मज़ारी साहबा के साथ इनका क्लैश हुआ था चीफ जस्टिस का, उसमें कोई इस तरह की बातें भी हुई थी कि उन्होंने
ऐसे रिमार्क्स दिए थे जिसको हाँ जी, वो तो सबको मालूम है। इसका मतलब है कि ये आपस की खींचातानी का जो है हम मजहर देख रहे हैं 5 और 6 के दरमियान जो हो रही है। देखिए ना, वो जो उन्होंने जब उनके पास एक कंप्लेंट आई थी, एक वो रजिस्ट्रार के पास भी गई थी, एक उनके पास भी आ गई थी, उन्होंने उस पे एक फौरी तौर पर एक सर्कुलर निकाल दिया जिसमें उन्होंने जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान जो कि उनके ग्रुप के थे और जस्टिस अरबाब जो कि पहले उनके थे लेकिन बाद में चीफ जस्टिस जो है उनके साथ मिलकर साथ में वो खुद भी उस इंक्वायरी कमेटी में आ गई। तो उसमें 2 जो जजेस थे वो एक ग्रुप के थे और एक जो थे वो दूसरे ग्रुप के थे। इसमें अगर फाइंडिंग आती तो बड़ा मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस जो है उनके लिए मुश्किलात हो सकती थी। तो शायद यही वजह है कि उन्होंने फिर जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहबा ने अपना नाम भी डाल दिया था। मैंने ये एक्ट पढ़ा था, ये प्रोटेक्शन वुमन अगेंस्ट हरासमेंट का जो एक्ट है, उसमें यह था कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो खुद कमेटी में नहीं आ सकती थी, वो किसी इसी पॉइंट को लेके शायद उन्हें इस केस से अलग किया गया है, वो जो सर्कुलर है उसके हिसाब से। एक दो और भी चीजें थी तो उनको डी नोटिफाई करके जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज जो है उनको फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा, तीसरा केस आपने खुद ही बता दिया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने एहतजाज किया है कि ये जो फैसला है कि उनको हटा दिया गया है कि अब वो मज़ीद केसेस नहीं सुन सकते, ये इसलिए बदनीयती पे मबनी है कि ऑलरेडी जो है उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस ज़ेर गौर है, लिहाजा हाई कोर्ट में कैसे उन्हें, ये तो सुप्रीम कोर्ट का वो है, प्रोरोगेटिव है कि उन्हें हटाएं या ना हटाएं। जी, ये इस्लामाबाद बार काउंसिल के जब नुमाइंदे जो थे ये अदालत में आज मौजूद थे जब यहाँ पर समाअत हो रही थी। एक मुख्तसर सा जो है मैं आपको 1-2 मिनट में इसका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी मेरे उनके साथ एक बड़ा पुराना एक ताल्लुक जब वो वकालत करते थे उस वक्त का था। वो जब जज बने थे तो बड़ा लो प्रोफाइल में बड़े धीमे अंदाज में काम कर रहे थे। जब 9 मई को इमरान खान जो है उनको हिरासत में लिया गया और उसके बाद फिर उनकी कुछ जमानतें इनके पास लगी थी तो इन्होंने उनको एक ब्लैंकेट कवर दे दिया था और ये भी कहा था कि आइंदा भी अगर कोई मुकदमा होता है तो अदालत की मर्जी के बगैर इनको हिरासत ना लिए थे, जिसको कहते हैं कि एक ब्लैंकेट कवर दे दिया गया था। उसके बाद फिर जो इलेक्शन जब हुए तो उसकी पिटीशन इनके पास लगी हुई थी तो बड़ी तेज रफ्तारी से ये चल रहे थे और एक लम्बे तो मुझे तो इस तरह लग रहा था कि जैसे इस्लामाबाद के तीनों हलकों के जो है वो नताइज वो शायद ये वापस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, सेट असाइड कर देंगे और उन्हीं दिनों इनके खिलाफ जो है ये डिग्री का इशू जो है वो 1987-88 की इनका कोर्स था, उसकी वो डिग्री को कहते हैं कि इनकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी, ये गए नहीं थे वहां पे, अनफेयर मीन्स यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो इनवैलिड कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में जो है वो केस लगा हुआ था लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ बातें थी कि शायद सिंध हाई कोर्ट से इतनी जल्दी फैसला नहीं होगा। और अभी ये जो देखिए कि गुज़िश्ता रोज जिससे समन रफत इम्तियाज वाला जो एपिसोड हुई है तो शायद अगर वो ना होती तो ये कोई और मजीद कुछ वक्त लग जाता, लेकिन आज जो है वो इस पे पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट के एक जज को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट के एक जज को जुडिशियल आर्डर के जरिए काम करने से रोक दिया गया है। अब जाहिर बात है वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे, लेकिन जो रिटर्न आर्डर आया उसमें जो ग्राउंड्स तो थे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बस ये कहा था कि लिखा गया कि सेंसिटिविटी है इस मैटर में, ग्रेविटी की वजह से जो है वो मुनासिब है कि इनको अदालत ना करने दी जाए। और फिर इसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ है, 2 मुआविन जो है अमाइकस उनको भी मुकर्रर किया गया, बैरिस्टर जफरुल्ला है और दूसरे जो है साबिक अटॉर्नी जनरल जो है वो अशतर उसाफ साहब है। और पहले तो हमारा ये ख्याल था कि शायद ये गैर मुइय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई, लेकिन जो रिटर्न आर्डर है उसमें इसकी बाकायदा एक डेट भी मेंशन हुई है, ये अब 21 अक्टूबर को जो है इसकी दोबारा समाअत। ठीक है असद मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनरल करना चाह रहा हूं, चाहिए बल्कि नजर भी आना चाहिए। जी मैं एक जनरल कमेंट करना चाह रहा हूं जो इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इन सारी कार्रवाइयों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिस चीज को हम प्यार से सिस्टम कहलाते हैं, सिस्टम उसकी खूबी ये है कि कभी भी
किसी भी वक्त वो आपको अपनी लपेट में ले सकता है और निकाल भी सकता है। अभी बिल्कुल, अभी थैंक यू को मैं अभी यहीं जाने वाला था। पहले मैंने कहा कि पहले लपेट, फिर लपेट से निकालने की बात। अभी देखें, हमने अक्सर देखा है, अब आपको पता है यार, सियासतदान इंतहाई करप्ट लोग होते हैं, और ज़रूरी है कि इनको सज़ा देनी चाहिए। तो हमने अक्सर देखा है कि नैब और इस तरह के इदारे मतलब कहते हैं यार तूने इतना बड़ा घपला किया है, तू तो इधर आ, और वो उनको लपेट में ले भी लेते हैं। और फिर पता नहीं जादू से जब वो मतलब एक दुपट्टा उतार कर दूसरा दुपट्टा ओढ़ देते हैं, उसके साथ वो सारे केसेस भी गायब हो जाते हैं। प्रोसीजर पूरा फॉलो किया, हाँ, प्रोसीजर पूरा फॉलो किया जाता है हमेशा। और जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो ही एक सजा होती है ना हमारे यहाँ तो। हाँ। अब यार सर आपके खिलाफ मतलब जैसे कि यार मतलब चले मैं आपकी बात क्यों करूँ, अपनी बात कर लेता हूँ। अगर किसी दिन, हालांकि ऐसे कभी होता नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि कोई लोग खफा हो जाएं, लेकिन अगर हो गए तो यकीनन पता लगेगा कि यार तूने ना 2012 में अल जजीरा के लिए एक आर्टिकल लिखा था, उसके लिए तुम्हें $100 मिले थे। ये तो तेरे टैक्स रिटर्न्स में है ही नहीं। मतलब कि तुम टैक्स चोर हो। आइडियाज ना दे। नहीं, मैं ऐसी एक जनरल बात कर रहा हूँ ना। वो सर उनके पास सारे आइडियाज हैं, मेरे आइडियाज देने की जरूरत नहीं होती किसी को यार। कोई गिलगित में करेगा तुम्हारे खिलाफ, एक कोयटा में करेगा, और एक जो है हो सकता है चीचावाल में करेगा, या चीनावतनी, जो भी भाई पेरू। तो पॉइंट है कि जब आप चाहें ये सारी चीजें निकल आती हैं। इसीलिए ना वो मतलब डेटा, ये मुझे अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि हालात की ग्रेविटी और सेंसिटिविटी ऐसी है जी कि हम आपको अलाउ नहीं कर सकते कि आप नजरिया जरूरत था, इस तरह का कोई नाम था। बट कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। 6 versus 5। अब हम जाहिर है कि हम वॉर इज वॉर, हाँ वॉर इज वॉर। सो एक वॉर में 6-0 है, इसमें 6-5। जब तक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करें, ये इस तरह की चिंगारियां वहाँ से निकलती रहेंगी। हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ मशरिक़ वस्ता की, हाँ, मशरिक़ वस्ता की, कतर की, गज़ा की।